नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं सामाजिक अध्ययन लेवल 2 के प्रश्न। सीटेट में जो 2022-23 में प्रश्न आए हुए थे वही प्रश्न आज हम करेंगे। लेवल 2 सामाजिक अध्ययन के प्रश्न है। प्रश्न काफ़ी कठिन लेवल के प्रश्न है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो अगर अच्छी लगे आपको तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। पहला प्रश्न है, राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख होता है। राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख होता है। ऑप्शन है मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, राज्यपाल या महान्यायवादी। तो राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख जो होता है वो होता है जैसे कि वो होता है राष्ट्रपाल। जैसे आप राज्यों में जो प्रमुख होता है वो होता है राज्यपाल। और यदि आपसे केंद्र में पूछ लिया जाए तो केंद्र में कौन होता है प्रमुख? राष्ट्रपति होता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान द्वारा भारत का वर्णन करने के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है? भारत के संविधान में भारत का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? संघ का, राज्यों का संघ, गणतंत्र या भारतवर्ष। तो ध्यान रखिएगा, भारत के संविधान के अंदर भारत के बारे में उसका वर्णन करने के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो है राज्यों का संघ। राज्यों का संघ कह के इसे संबोधित किया गया है। अगला प्रश्न है, विद्यालय आधारित आकलन गतिविधियां हेतु निम्न में से क्या उपयोग में नहीं लाया जा सकता है? विद्यालय आधारित आकलन, विद्यालय आधारित जो आकलन होता है उसमें गतिविधियों के हेतु निम्न में से क्या प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है? योगात्मक आकलन, निर्माणात्मक आकलन, निदानात्मक आकलन या स्थापन आकलन। तो अगर आप सभी ने पढ़ा होगा आकलन के बारे में तो सभी को पता होगा कि योगात्मक आकलन, निर्माणात्मक और निदानात्मक ये जो है विद्यालय में बच्चों के आकलन हेतु प्रयोग में लाए जाते हैं। लेकिन कौन सा प्रयोग में नहीं लाया जाता है? तो ये स्थापन है या स्थानापन जो भी आए तो ये, क्योंकि ये तीनों जो है यूज़ किए जाते हैं विद्यालय में बच्चों का आकलन, उनका मूल्यांकन करने के लिए। अगला प्रश्न है, पोर्टफोलियो आकलन में आवश्यक होते हैं। पोर्टफोलियो आकलन का एक तरीका है, लेकिन पोर्टफोलियो में क्या आवश्यक होते हैं? विद्यार्थियों के कार्यों का संग्रह, एक निश्चित अवधि में शिक्षक द्वारा किए गए कार्यों व परीक्षा पत्रों का संग्रह, पोर्टफोलियो में रखे जाने वाले वस्तुओं के चयन हेतु एक मानदंड। तो एक पोर्टफोलियो में सबसे ज़रूरी क्या होता है? ये आपके पास 3 ऑप्शन दिए गए हैं और हमें कूट की सहायता से बताना है कि क्या सही है। तो कूट की सहायता से ए बी, बी सी, ए सी या ए बी सी। तो जो इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन वो हो जाएगा ए और सी ऑप्शन। ए और सी थर्ड वाले में है तो ए और सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो होता क्या है पहले तो ये जान लेते हैं। पोर्टफोलियो बहुत से बच्चे जानते होंगे, पोर्टफोलियो बच्चों का एक कंप्लीट डाटा होता है, उसकी स्कूल की शैक्षिक, सह शैक्षिक सभी गतिविधियों का, उसके कार्यों का एक रिकॉर्ड होता है जिसमें कि बच्चे के बारे में जाना जा सकता, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है। तो पोर्टफोलियो में विद्यार्थियों के कार्यों का संग्रह आएगा और पोर्टफोलियो में रखे गए वस्तुओं के चयन हेतु एक मानदंड, तो ये इसमें आएगा। एक शिक्षक द्वारा किए गए कार्यों व परीक्षा पत्रों का संग्रह पोर्टफोलियो के अंदर नहीं आता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ए और सी। ये 2 ऑप्शन इसके सही हो जाएंगे। तो कूट में भी इसका यही आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन ए एंड सी। अगला प्रश्न है, भारत द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी सरकार की व्यवस्था को चुना गया है? भारत के द्वारा कौन सी सरकार की व्यवस्था को चुना गया? राष्ट्रपति एवं एकात्मक, संसदीय एवं संघीय, राष्ट्रपति एवं संघीय, संसदीय एवं एकात्मक। तो भारत में कौन सी व्यवस्था को चुना गया है? तो ये चुना गया है संसदीय एवं संघीय व्यवस्था को। अगला प्रश्न है, यदि भूकंप आता है तो पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। यदि भूकंप आता है तो पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है और भूकंप तरंगें दूर सभी दिशाओं में जाती हैं। निम्न विकल्पों में से कौन से विकल्प भूकंप को समझने में आवश्यक होंगे? मतलब आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है कि भूकंप को समझने में क्या सबसे ज़्यादा सही है। तो फर्स्ट है उद्गम केंद्र, भूकंप लेखी, प्लेट सीमा। थर्ड है एस तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंग, अनुप्रस्थ तरंगे, निकास मेंटल। सी है पी तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे, क्रैटर लावा। और डी है गैसें, रिक्टर, एस एक्सोजोनिक बल।
तो ध्यान रखिएगा, भूकंप को समझने में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है उद्गम केंद्र। उद्गम केंद्र मतलब ये पता लगाया जाता है कि भूकंप का केंद्र कहाँ है, कहाँ से भूकंप की शुरुआत हुई है, और प्लेट सीमा, भूकंप लेखी और प्लेट सीमा, तो ये सबसे ज़्यादा सहायक होंगे भूकंप को समझने में, उसकी तीव्रता को समझने में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नेता एक लोकप्रिय छवि कृष्ण के सारथी के रूप में चित्रण में अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध में अन्य राष्ट्रवादी नेताओं का मार्गदर्शन कर रहा था? कहने का मतलब है, नीचे जो ऑप्शन दिए हैं इसमें किस नेता को पुराने टाइम में कृष्ण के सारथी के रूप में माना गया है, जो अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध में अन्य नेताओं के साथ मिलकर उनका मार्गदर्शन कर रहा था? तो किसको माना गया है? सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोहनदास करमचंद गांधी या चक्रवर्ती राजगोपालाचारी? तो फ्रेंड्स, ये माना गया है, कृष्ण के सारथी के रूप में माना गया है। तो ये थे कौन थे? मोहनदास करमचंद गांधी, नहीं हमारे महात्मा गांधी जी। अगला प्रश्न है, सौरमंडल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सौरमंडल के संदर्भ में पूछा है, सूर्य 8 ग्रह और उनके उपग्रह सौरमंडल बनाते हैं। सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और उल्कापिंड सौर परिवार बनाते हैं। सूर्य 10 ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और उल्कापिंड सौरमंडल का निर्माण करते हैं। सूर्य और ग्रह सौरमंडल का निर्माण करते हैं। तो देखिए, सूर्य और 10 ग्रह तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि 10 ग्रह नहीं होते, 8 ग्रह ही होते हैं, सभी जानते हैं। सूर्य और ग्रह सिर्फ मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। सूर्य 8 ग्रह और उनके उपग्रह सौरमंडल बनाते हैं, या सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड सौर परिवार बनाते हैं? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इसका सेकंड ऑप्शन, सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड सौर परिवार बनाते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों को ए और बी को पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव करिए। 2 ऑप्शन है आपके पास, आपको सही पहले पढ़ना है इनको, फिर बाद में कूट दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा सही और गलत है। तो पहला है, प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उत्तर या दक्षिण लिखा जाता है। तो ये सही है, अक्षांश रेखा के साथ हमेशा नॉर्थ या साउथ NS लिखा जाता है, ध्यान, ये तो बात सही है। फिर दूसरा है, प्रत्येक स्थान के देशांतर के साथ उत्तर या दक्षिण लिखा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, गलत है, क्योंकि देशांतर के साथ ईस्ट या वेस्ट लिखा जाता है। तो इसका मतलब इसका जो सेकंड ऑप्शन है ये गलत है। अब देख लीजिए, केवल ए सही है, केवल कूट देख लेते हैं इसके। कूट केवल ए सही है, केवल बी सही है, ए और बी दोनों सही हैं, या ए और बी दोनों गलत हैं? तो इसमें हमने जो पढ़ा है उसके हिसाब से केवल ए सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल ए सही है। अगला प्रश्न है, शहरों में गांव की अपेक्षा अधिक तापमान रहता है। तो सही विकल्प का चयन करें। शहरों में गांव की अपेक्षा अधिक तापमान रहता है, ये बात सही है। तो सही विकल्प बताना है। इसमें भी हमें 4 ऑप्शन दिए हैं और उसके बाद कूट दिया हुआ है। पहला है, कंक्रीट और धातु निर्मित भवन दिन में गर्म रहते हैं, ये बात सही है। एस्फॉल्ट निर्मित सड़कें गर्म हो जाती हैं, ये भी सही है। भीड़ वाले ऊंचे भवन गर्म हवा रोक लेते हैं, और शहरों में अधिक खुले स्थान और पेड़ होते हैं। तो देखिए, इसमें जो सही है वो तीनों ऑप्शन ऊपर के सही हैं, लेकिन अगर हम ध्यान से देखेंगे तो शहरों में अधिक खुले स्थान और पेड़ पौधे होते हैं, तो ये गलत है। तो इसके हिसाब से ए, बी और सही हो जाएगा। तो कूट में भी यही देख लेते हैं कहाँ पे है इस तरह का ऑप्शन। तो कूट में ए, बी और सी, ए, बी और सी, यानी फर्स्ट ऑप्शन इनका सही है। अगला प्रश्न है, वीर शैशवाद निम्नलिखित में से किस व्यक्ति विशेष से जुड़ा हुआ है? शैववाद जो धर्म था वो किस व्यक्ति से जुड़ा हुआ है? बसवन्ना, अल्लामा प्रभु, चोखा मेला या अक्का महादेवी? तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चोखा मेला। वीर शैववाद धर्म था वो, इसमें जो इन व्यक्तियों में जुड़ा था तो वो चोखा मेला जी से जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में सिल्क रूट संबंधित है। प्राचीन काल में सिल्क रूट किससे संबंधित था? सिल्क रूट किससे संबंधित था? ऑप्शन है, चीन से दूसरे देशों में रेशमी कपड़े को ले आने वाला व्यापारियों का यात्रा मार्ग, समुद्री मार्ग जो उन देशों को जोड़ते थे जहां रेशमी कपड़ों के व्यापारी अपने उत्पाद बेचते थे। थर्ड है, सभी देशों को जोड़ती सड़कें जहां शहतूत के पौधों की खेती होती थी। और फोर्थ है, सड़क, समुद्र और वायु मार्ग जहां रेस में उत्पादों का व्यापार होता था। तो फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, सिल्क रूट के नाम से जो प्रसिद्ध था वो चीन से संबंधित था,
और पहला ही ऑप्शन हो जाएगा चीन से दूसरे देशों को जो रेशमी कपड़े ले जाने के लिए व्यापारियों का यात्रा मार्ग होता था वो सिल्क रूट के नाम से संबंधित था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से स्वाभिमान आंदोलन किससे शुरू हुआ? निम्नलिखित में से स्वाभिमान आंदोलन ईवी रामास्वामी, श्री नारायण गुरु, BR अम्बेडकर या स्वामी विवेकानंद जी। तो स्वाभिमान आंदोलन जो शुरू हुआ वो था ईवी रामास्वामी। ध्यान रखिएगा ईवी रामास्वामी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है औपनिवेशिक शासनकाल ने भारतीय उपमहाद्वीप में जनजाति समूहों के जीवन को कैसे प्रभावित किया? इसके अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग एक प्राथमिक स्रोत के रूप में किया जा सकता है? मतलब ये जो औपनिवेशिक शासनकाल में जनजातीय समूह का जीवन है के ऊपर जो है इसके लिए प्राथमिक स्रोत क्या होगा इसका अध्ययन करने के लिए? पहला है बिरसा मुंडा के जीवन पर एक वृत्तचित्र, लेखक अमिताभ घोष द्वारा लिखित एक ऐतिहासिक कल्पना, औपनिवेशिक शासन में जनजातियों की परिस्थिति को समर्पित इतिहास की पाठ्य पुस्तक में एक पाठ, या लास्ट ऑप्शन हो जाएगा उस काल के दौरान बैगा जैसी जनजातियों द्वारा गए हुए मानव शास्त्री बेरियर एल्विन द्वारा प्रलेखित किए हुए गीत। तो जो प्राथमिक स्रोत के रूप में सही आंसर होगा वो यही हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। उस काल के दौरान बैगा जैसी जनजातियों द्वारा गाए हुए और मानव शास्त्री वेरियर एल्विन द्वारा प्रलेखित किए हुए गीत। अगला प्रश्न है सामाजिक विज्ञान की कक्षा में के संदर्भ में निम्न कथन को समझिए। ये प्रश्न है पेडागोजी से प्रश्न है ये। सामाजिक विज्ञान की कक्षा के संदर्भ में निम्न कथन को समझिए। पहला है बच्चे बाहरी विश्व के तमाम अनुभव कक्षा में लाते हैं। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में हमें बच्चों के अनुभवों को ज्यों का त्यों शामिल करना चाहिए। यथार्थ को दर्शाया जाता है, साथ ही यह विश्लेषित किया जाता है कि हम आदर्श की ओर कैसे बढ़ सकते हैं। तो देखिए ये बात सही है, इसमें पूछा है क्या सही है, तो देखिए ये सही है कि यथार्थ यानी सच्चाई को हमेशा दर्शाया जाता है और साथ ही यह भी बताया जाता है कि हम आदर्श की ओर कैसे बढ़ सकते हैं। और ये भी सही होगा कि बच्चे बाहरी विश्व के मतलब जो भी बच्चे बाहर देखते हैं अपनी दुनिया में उस अनुभव को कक्षा में लेके आते हैं अपने साथ। लेकिन ये गलत रहेगा कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में बच्चों के अनुभवों को, क्योंकि बच्चों के जो अनुभव होते हैं वो ज्यों के त्यों शामिल नहीं किए जा सकते, उनमें कुछ ना कुछ थोड़ा सा भेद मतलब थोड़ा डिफरेंस करना होता है, उन्हें समझाने का और अलग तरीका यूज़ भी करना होता है। हम उन्हें ज्यों का त्यों शामिल नहीं कर सकते हमेशा। तो इसके जो ऑप्शन हो जाएंगे वो हो जाएंगे ए और सी। कूट में देख लेते हैं, ए बी सही है, बी और सी सही है, ए और सी सही है, ए बी और सी सही है। तो सही आंसर हो जाएगा ए और सी सही है। अगला प्रश्न है मानसून पवनें। मानसून पवनें कैसी हैं? ग्रहीय पवनें हैं, मौसमी पवनें हैं, स्थायी पवनें हैं या स्थानीय पवनें हैं? तो जो मानसून पवनें होती हैं वो होती हैं मौसमी पवनें। ध्यान रखिएगा मौसमी पवनें। अगला प्रश्न है यदि एक व्यक्ति को अस्पताल में चिकित्सा उपचार के लिए मना कर दिया गया है तो वह अपने कौन से अधिकार का प्रत्यक्ष रूप से उल्लंघन है? मतलब एक व्यक्ति को अगर किसी हॉस्पिटल में उसके ट्रीटमेंट से मना कर दिया जाए तो कौन से अधिकार का उल्लंघन हो रहा है उसका? स्वास्थ्य का अधिकार, सूचना का अधिकार, चिकित्सा उपचार का अधिकार, जीवन का अधिकार। तो बहुत से बच्चे ना चिकित्सा देख के चिकित्सा उपचार का अधिकार ही लगाएंगे, लेकिन ये गलत है। उसके जो अधिकार का उल्लंघन हो रहा है वो उसके जीवन का अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है। अगला प्रश्न है किस मामले में भारत की सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि जीवन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है? अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ध्यान ये माना गया है कि जीवन का अधिकार हर इंसान को जीने का और स्वस्थ रहने का उसका एक मौलिक अधिकार है। और इसमें प्रदूषण मुक्त वायु और पानी का अधिकार भी शामिल है। ध्यान रखिएगा इसमें प्रदूषण मुक्त वायु और उसे पानी मिलना ये भी उसका एक मौलिक अधिकार है। तो ये किस केस में ऐसा सिद्ध हुआ था? तो ऑप्शन है MC मेहता बनाम भारतीय संघ, सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य, सुमित मेहता बनाम भारतीय संघ या यमुना फ्लड प्लेन ऑफ आर्ट ऑफ लिविंग मुकदमा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य।
सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य। और ध्यान रखिए, अगर ये पूछ लिया जाए कि ये कब हुआ था, तो ये 1991 में इसको मतलब मौलिक अधिकार माना गया था। अगला प्रश्न है, गांव में जमीन को नापने और उसका रिकॉर्ड रखने का उत्तरदायी कौन होता है? गांव में जमीन को नापने और उसका रिकॉर्ड रखने का उत्तरदायी थानेदार होता है, खंड विकास अधिकारी, पटवारी या जिलाधिकारी। तो गांव में जो होता है वो होता है जमीन के लिए वो पटवारी या ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी, या इसको कई जगह लेखपाल भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, कई जगह अगर पटवारी ना लिख के लेखपाल लिखा है तो लेखपाल भी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा विकल्प का चयन कीजिए। एक साइड में दिया हुआ है सूची 1 जिला परिषद, ग्राम सभा, वार्ड समिति और निगम, और सेकंड साइड में 2 में दिया है गांव, महापौर, नगर पालिकाएं और जिलाधीश। तो आपको मैच करना है। जिला परिषद किससे होता है? तो जिला परिषद में जिलाधीश होता है, ध्यान रखिएगा। ग्राम सभा कहाँ होती है? गांव में होगी। वार्ड समिति में नगर पालिकाएं होती हैं, और निगम में कौन होता है? तो महापौर होता है। तो ये इसका ऑप्शन सही है। तो फर्स्ट का फोर्थ हो जाएगा, सेकंड बी का फर्स्ट हो जाएगा, सी का थर्ड एंड डी का सेकंड। तो ये ऑप्शन जो है कूट के अकॉर्डिंग ऑप्शन 1 इज करेक्ट। 1 इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, हिंदू अधिनियम धारा 2005 ने संभव किया। हिंदू अधिनियम धारा जो 2005 ने क्या संभव किया है? पहला है ऑप्शन है माता पिता की संपत्ति में बेटियों को बराबर हिस्सा मिलना, ये, या सेकंड है पुरुषों को उनकी बहन के दहेज और संपत्ति में अधिकार। तो इन दोनों में से हिंदू एक्ट के अकॉर्डिंग 2005 के अकॉर्डिंग क्या संभव हुआ है? ऑप्शन है आपके ए और बी दोनों सही है, ए और बी दोनों गलत हैं, ए सही है बी गलत है, या ए गलत है बी सही है। तो देखिए जो सही आंसर होगा इसका वो हो जाएगा ए सही है, क्योंकि जो पॉसिबल हुआ है हिंदू एक्ट के अकॉर्डिंग वो ये हुआ है कि माता पिता की संपत्ति में बेटियों को अधिकार मिलना। तो ए इसका सही आंसर है और बी इसका जो है वो गलत आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को पढ़िए तथा मिट्टी के संरक्षण की सही पद्धति का चयन कीजिए। मिट्टी को संरक्षित करने के लिए पद्धतियाँ दी गई हैं, कौन सी सही हैं ये बताना है आपको। रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग, मल्ब बनाना, समोच्च रेखीय रोधिकाएं या रक्षक मेखलाएं। तो देखिए इसमें एक ये तो साफ दिख रहा है कि अत्यधिक रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग बहुत मिट्टी के संरक्षण की पद्धति नहीं हो सकती, क्योंकि अत्यधिक रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करने से मिट्टी जो है, मिट्टी की जो कण होते हैं, मिट्टी की जो क्षमता होती है वो और ज़्यादा खराब हो जाती है। तो इसमें पहला ऑप्शन गलत है, बाकी ये 3 सही हैं। तो इसमें क्या सही होगा? बी, सी और डी। कूट में देखिए कौन सा सही हो जाएगा? बी, सी और डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान परियोजना करते हुए निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्रोत के प्रयोग की ओर संकेत देता है? मतलब सामाजिक विज्ञान आप पढ़ा रहे हो, कोई योजना बना रहे हो, तो इसमें कौन सा आपको प्राथमिक स्रोत के रूप में आप यूज़ होगा आपका? समाचार पत्रिका पढ़ना, एक फीचर फिल्म देखना, एक वृत्त चित्र बनाना देखना, या फिर एक ऐतिहासिक स्मारक का भ्रमण और परीक्षण करना। किसी भी चीज़ को जाके ना खुद उसका फेस टू फेस, मतलब उसको अपने प्रत्यक्ष रूप से देखना, उसका निरीक्षण करना, ये प्राथमिक स्रोत का सबसे अच्छा उदाहरण है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, एक आकलन कार्य में छात्रों को चित्र माध्यम से जल चक्र समझाने के लिए कहा गया है। एक मतलब आकलन कार्य में छात्रों को चित्र के माध्यम से, मतलब छात्रों को कहा है कि चित्र के माध्यम से वो जल चक्र समझाएं। तो इससे क्या होगा? मतलब इस तरह से बच्चों का आकलन किया जा रहा है। तो इस कार्य में के माध्यम से छात्र के ज्ञान या समझ के निम्नलिखित में से कौन से पहलुओं का आकलन नहीं किया जा सकता? मतलब आकलन करते समय आप बच्चे के किस पहलू का आकलन नहीं कर पाओगे? इस ऑप्शन है जल चक्र के 4 मुख्य चरण, वर्षा और संघनन के बीच अंतर, पानी किस प्रकार लगातार अपना रूप बदलता रहता है, मीठे पानी के स्रोत। तो देखिए जब चित्र के माध्यम से बच्चा समझाएगा ना, तो ये तीनों चीज़ समझा पाएगा। जल चक्र में चरण क्या होते हैं,
वर्षा और संघनन क्या होता है, उसमें डिफरेंस क्या होता है, और पानी किस तरह अपना मतलब रूप बदलता है। लेकिन मीठे पानी की स्रोत क्या है, इसमें ये बच्चा नहीं बता पाएगा चित्र के माध्यम से, तो ये उसमें आकलन में रह जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा इसका डी। अगला प्रश्न है कथन। दो कथन दिए हुए हैं। पहला है चोल मंदिर धार्मिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। कथन 2 है चोल कांस्य प्रतिमाएं देवी देवताओं की थी पर कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी थी। तो ये दो कथन है, आपको बताना है कि मतलब ऑप्शन के हिसाब से बताना है कि कौन सा सही है। ऑप्शन है एक और दोनों सही हैं और एक का सही स्पष्टीकरण 2 है। ऑप्शन 2 है एक और दो दोनों सही हैं किंतु एक का सही स्पष्टीकरण 2 नहीं है। ऑप्शन सी है एक सही है 2 गलत है, और ऑप्शन डी है एक गलत है और दो सही है। तो फ्रेंड्स इसमें जो हो जाएगा ना आंसर वो बी हो जाएगा, क्योंकि एक और दो दोनों कथन सही दिए हुए हैं, लेकिन जो एक का स्पष्टीकरण 2 कर रहा है ना वो सही नहीं है। लेकिन चोल साम्राज्य के बारे में ये दोनों कथन अपनी जगह सत्य हैं। तो फ्रेंड्स ये थे आज की वीडियो में सामाजिक विज्ञान के सामाजिक अध्ययन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड कठिन प्रश्न जिन्हें कहते हैं 25 क्वेश्चन, और ये प्रश्न सीटेट में आए हुए हैं। तो बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। कोई अगर आपको कोई डाउट है, कोई टॉपिक है, तो मुझे कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।